सरकारी कागज में एक शख्स की मौत हो जाती है। वो शख्स स्वर्ग से धार जाता है। फिर वही शख्स स्वर्ग से नीचे आता है और धरती पर एक के बाद एक कई क्राइम को अंजाम देता है। सुनने में जरा अजीब लगेगा, लेकिन ये अजीब है नहीं। दरअसल ये एक सच्चाई है जो भारत जैसे देश में ही हुआ है। बताएंगे कि कैसे एक शख्स स्वर्ग से नीचे आकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है और बता रहा है कि मैं स्वर्ग से नीचे आया हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो। दूसरी चीज, एक केस चला जो 27 सालों से पेंडिंग था। कहा गया कि लकड़ी चोरी हुई है और इसके बदौलत आपको कुछ रकम अदा करनी है। कितनी रकम अदा करनी है? 27 साल पुराने केस में क्या फैसला आया है और क्यों हम इस केस को आपको बता रहे हैं, यह आपके लिए जानना जरूरी है। तीसरा, जो सबसे अजीब वो गरीब कहें उसमें ये कि एक 30 साल पुराने केस में आरोपी बनाया है यूपी पुलिस ने 20 साल के लड़के को, जो उसके जन्म से 10 साल पहले कैसे एक लड़का मेन आरोपी बन जाता है और कैसे पुलिस इस पूरे षड्यंत्र को और खेल को रचती है, उसके बारे में बात करेंगे। और चौथी और सबसे आखिरी और सबसे अजीबोगरीब एमपी पुलिस के बारे में बात करेंगे, जहां पर एक मां के 3 बच्चे हैं। तीनों को हिरासत में लिया जाता है, कोई सबूत मिलता नहीं है। 2 बच्चों को छोड़ दिया जाता है, तीसरे का अता पता नहीं चलता। फिर एक रोज न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है। कहा जाता है कि ये जो लड़का है ये एक डकैतों का साथ देता था और पुलिस एनकाउंटर में उसे मार दिया गया है। यहां तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन जैसी जांच बैठाई जाती है पता लगता है कि इसका तो इस डकैत से कोई कनेक्शन ही नहीं है और जिस डकैत के नाम पर इसे मारा गया है वो खुद जेल में बैठा है। तो उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उस वक्त प्रमोशन भी मिलता है, वाहवाही भी मिलती है। और पिछले 12 सालों से जब भी जज साहब कहते हैं कि इस केस की जांच जो मेन आईओ हैं वो आकर कोर्ट को बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो कोर्ट नहीं आते क्योंकि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं और कोर्ट में आना उन्हें मुनासिब नहीं लगता। इसलिए जज ने कहा है कि कम से कम इन्हें पैसे से मुआवजे के जरिए ही कुछ राहत दी जाए। मुआवजा कहा गया था 20,000 रुपए देने का, लेकिन अब तक वो 20,000 रुपए नहीं आए हैं। पुलिस वाला बेटे को मार देता है, कहा जाता है कि 20,000 रुपए दो, कोई अकाउंट में कोई पैसे भी नहीं आते। अब उस रकम को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। 20,000 के लिए 12 साल इंतजार करने पड़े, 1 लाख रुपए के लिए 100 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्या है पूरी कहानी, आज क्राइम तक पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारे देश में कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था काम करती है और सरकारी महकमे में किस तरह का आम आदमी फंस कर अपने आप को साबित करना चाहता है कि मैं जिंदा हूं। जनाब, मेरी बात सुनिए। तो डिकोडिंग क्राइम में आज हम बात करेंगे कुछ केस स्टडीज़ की, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप आज जानेंगे कैसे जब सिस्टम की मार पड़ती है तो एक इंसान कितना बेबस हो जाता है, कितना लाचार हो जाता है और कैसे सिस्टम ही उसे बार बार परेशान करता रहता है। आप कोर्ट ले लीजिए, पुलिस प्रशासन ले लीजिए या अधिकारी ले लीजिए, बड़े बड़े सब जब एक आम इंसान के पीछे पड़ते हैं तो वो कितना हताश हो जाता है और उसकी ज़िंदगी में कैसे कैसे कष्ट आते हैं। आज हम आपको 4 केस स्टडी बताएंगे, उन्हें जानने के बाद आप समझ पाएंगे। दरअसल पहले मैं आपको जो केस स्टडी बता रही हूँ वो है राजस्थान की। राजस्थान में 19 जुलाई को अचानक एक शख्स, जो अधेड़ उम्र का एक शख्स है, वो एक स्कूल में पहुंचता है और वहां जाकर वहां के जो टीचर हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें बंधक बना लेता है। वो देखता है कि जो एक कमरा है वो अभी खाली पड़ा हुआ है, वहां पे कुछ टीचर्स बैठे हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं। वहां पहुंच जाता है, उसने अपने हाथ में चाकू ले रखा होता है, वो बंद करता है उस दरवाजे को और वहां पर आधा दर्जन लोग यानी कि करीब 6 लोगों को वो अपना शिकार बनाता है, उन पर चाकू से अटैक करता है और इसके बाद कुछ देर तक उन्हें बंधक बनाकर बैठा रहता है। लोगों को आसपास पता लगता है, प्रिंसिपल को पता लगता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो शख्स वहाँ से भाग निकलता है। इस शख्स का नाम था बाबूराम। अब जब शख्स भाग जाता है, पुलिस को पता लगता है किसी ने इन लोगों को हॉस्टेज किया था, बांध कर रखा हुआ था, एक कमरे में किडनैप कर लिया था और ऊपर से टीचर्स पर अटैक करके गया है। ये ध्यान रखिए, उसने किसी का कत्ल नहीं किया, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन वो ऐसा अटैक करता है जिससे कुछ लोगों को छोटी मोटी चोट लग जाती हैं। और इसके बाद जब पुलिस वाले पहुंचते हैं वो पूरा मंजर देखते हैं और इसके बाद उस क्राइम का जो पूरा
वारदात हुई थी उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें एक शख्स का नाम पता लगता है, बाबूराम। उस आदमी को ट्रेस किया जाता है, उसकी शक्ल बनवाई जाती है, उस आदमी को ट्रेस किया जाता है और बड़ी ही आसानी से जो बाबूराम है वो पुलिस की गिरफ्त में ही आ जाता है, या यूँ कहें कि वो इसी इंतज़ार में था कि बस पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उससे पूछती है कि ये बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, उन लोगों से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तो वो हाथ जोड़ता है और बोलता है, साहब मैं जिंदा हूँ, बस मुझे इतना ही साबित करना था। पुलिस वाले शॉक्ड रह जाते हैं, वो पूछते हैं तुम्हें साबित करना था, इसका क्या मतलब है? अब इस पर वो आदमी अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि मैं पेशे से एक किसान हूँ, मेरी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ ज़मीन है, खेत हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, लेकिन कुछ रोज़ पहले मेरा एक डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया और मुझे पता लगा कि मैं तो मर गया। अब इसके बाद मैं अधिकारियों के पास गया, अस्पताल में गया, जहाँ से डेथ सर्टिफिकेट बन के आया वहाँ भी गया, मैंने कई चक्कर लगाए, उन्हें बताया कि देखो मैं तो जिंदा हूँ, आपने मेरा सर्टिफिकेट मेरे नाम का कैसे जारी कर दिया? अब इतना सब हो जाने के बाद अधिकारियों ने मेरी नहीं सुनी। मैं रोज़ सुबह जाता, शाम को लौट कर आता, रोज़ मैं उन आला अधिकारियों के जो ऑफिस हैं वहाँ पर चक्कर लगाया करता था। अब इस पर पुलिस वाले पूछते हैं, ठीक है लेकिन तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी तो तुमने ऐसा किया क्यों? तो वो बताता है कि देखिए मुझे डर था कि मुझे एक तरीके से मरा हुआ साबित कर दिया गया है, मुझे डर था कहीं इसका कोई फ़ायदा उठा के मेरी बीवी बच्चों के साथ गलत ना कर दे, मेरी जो जितनी भी मेरी संपत्ति है जो भी छोटी मोटी उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और तो और इसके लिए जब मुझे यहाँ पर काम नहीं मिल रहा था तो मैं कुछ दिनों के लिए गुजरात गया था, और जब मैं गुजरात गया वहाँ भी मुझे किसी ने काम नहीं दिया, सब लोगों ने मेरे से मेरा कार्ड मांगा, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आपके इस पर तो ये लिखा हुआ है कि आप मर चुके हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई और फिर मैं वापस लौटकर जब अपने यहाँ पर आया तो मैंने एक बार खुद पर पेट्रोल छिड़कने की भी कोशिश की। मैं पुलिस स्टेशन भी आया था ये बताने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन फिर आप लोगों ने मेरी नहीं सुनी, कोई मेरी एक बात तक नहीं सुन रहा था, कोई ये जानना तक नहीं चाह रहा था कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और इसीलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा और मैंने लोगों पर अटैक किया। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वही शख्स बाबूराम है जो पुलिस की गिरफ्त में है, और इसने इसलिए क्राइम को अंजाम दिया, आधा दर्जन लोगों पर इसलिए अटैक किया क्योंकि ये साबित करना चाहता था कि वो मरा हुआ नहीं बल्कि जिंदा है। तो सिस्टम ने जिस तरीके से एक जिंदा आदमी को मुर्दा साबित कर दिया, और अब वही मुर्दा जिसे सिस्टम ने मुर्दा साबित किया वो खड़ा होता है और क्राइम करता है, गुनाह के रास्ते पर चलता है, ये साबित करने के लिए कि देखो मैं तो जिंदा हूँ। ये बात थी राजस्थान की। अब मैं आपको एक दूसरा केस स्टडी बताती हूँ, ये कानपुर का मामला है। आप यूपी पुलिस की तारीफ करेंगे इसे सुनने के बाद। कानपुर में एक दानिश नाम का 20 साल का लड़का अरेस्ट हो जाता है। पुलिस वाले उसे घर से पकड़ते हैं और लेकर चले जाते हैं, बोलते तुम्हें हम कस्टडी में ले रहे हैं, तुम पर आरोप है। अब लड़का हाथ जोड़ता है, बोलता है साहब मेरी गलती क्या है, मुझे ये तो बताइए। परिवार वाले परेशान होते हैं कि क्या हो गया, आप हमारे बेटे को क्यों ले जा रहे हैं। पूरी तरीके से जो कॉलोनी के लोग हैं उन्हें भी लगता है अरे हमारे बगल में जो दानिश रहता है वो अरेस्ट हो गया। बहुत सारे लोग जो हैं इससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ती है, उससे पूछताछ भी कर लेती है किसी केस के मामले में, इसके बाद फिर उसे छोड़ दिया जाता है। अब होता यह है कि जैसे जैसे एक केस की जो जांच है कोर्ट की, वो जैसे जैसे तारीख समय पर आती है, तारीख आती है, वैसे वैसे दानिश को पुलिस उठाकर पुलिस स्टेशन ले आती है, अपनी कस्टडी में लेती है और फिर उसे पेशी के लिए ले जाने के लिए तैयार हो जाती। अब मामला क्या था? तो मामला था 1994 का। 1994 में कानपुर में छेड़छाड़ का मामला हुआ था जिसमें एक शख्स था दानिश जिसे आरोपी बनाया गया था। अब इसके बाद वो मामला चल रहा था, लंबा चल रहा था। अब हाल ही में उसकी पेशी होनी थी तो पुलिस दानिश को पकड़ कर ले आई। लेकिन यहाँ पर पुलिस से गलती ये हुई कि उन्हें जिस शख्स को पकड़ना था उसको नहीं पकड़ा, बल्कि एक 20 साल के लड़के को पकड़ लाए। यूँ कहें कि उन्होंने केस की खानापूर्ति करने के लिए नाम मिलाया और उसको उठाकर ले आए। अब इसके बाद जब लड़का बार बार बोलने लगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप एक बार मेरी बात सुनिए, बहुत कुछ करिए, तो 3-4 दिन ऐसे हो गए वो लगातार उस लड़के को उठाकर लाते थे। अब एक रोज़ लड़के ने अपना आधार कार्ड दिखा दिया। जब उसे समझ में आया कि ऐसा कुछ मामला है तो उसने अपना आधार कार्ड दिखाया जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी 2002, और ये जो मामला था ये था 1994 का, यानी तब तो वो लड़का पैदा ही नहीं हुआ था। अब ऐसे में जो पुलिस अधिकारी थे उनके भी हाथ पैर कांपे कि अरे हमने तो गलत इंसान को उठा लिया है। फिर जाकर वो इस पूरे केस को स्टडी करते हैं, वो फिर से एक तरीके से केस को खोलते हैं, समझते हैं कौन था, तो उन्हें पता चलता है कि वो जो दानिश जिस लड़के को पकड़ के आए वो नहीं बल्कि कोई और है। और इसके बाद इस लड़के को छोड़ा जाता है और फिर पुलिस वाले उस शख्स के पीछे लगते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि जो यूपी पुलिस दम भरती है जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ने का, यूपी से कानून व्यवस्था टाइट रखने का, वो यहाँ पर किस तरीके से लापरवाही कर रही है। आप साफ तौर पर इसको लापरवाही कह सकते हैं, किस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं। और ऐसे ही किसी एक शख्स को उठा लाए, 30 साल पुराना मामला है, 20 साल के लड़के को आप उठा लाए जब वो पैदा भी
नहीं हुआ था। अब ये 2 केस स्टडी आपने समझे, आप ऐसी ही 2 केस स्टडी और सुनिए जिसके बाद आपके तो होश ही उड़ जाएंगे कि क्या हमारा जो सिस्टम है वो ऐसे ऐसे भी चीज़ें कर रहा है। देखिए, यूपी पुलिस लापरवाह है, लेकिन यूपी पुलिस भोली है। भोली से कहने का मतलब समझ चुके होंगे, गलतियाँ हो जाती हैं, और कुछ ऐसी गलतियाँ कि किसी की ज़िंदगी खराब हो जाए, तो ये बात करना इसलिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं यूपी के महाराजगंज की एक केस के ऊपर। दरअसल आज से लगभग 27 साल पहले 1997 में एक केस आता है, लकड़ी चोरी का मामला सामने आता है। उस चोरी के जब वो अदालत पहुंचता है मामला, तो लगभग उसको 27 साल लग जाते हैं, 3 दशक पूरे होने को आए हैं, इतना वक्त लग जाता है उस पर फैसला आने में। फैसला आता है और कहा जाता है कि ठीक है भैया, जो चोर है या जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है वो महज 1500 रुपये दें और जा सकते हैं। अगर 1500 रुपये नहीं दे पाएंगे तो उन्हें महज 10-10 दिन जेल के अंदर गुजारना पड़ेगा। अब 3 दशक बाद कोई अगर फैसला आता है तो, और उस पर सिर्फ 10 दिन की कोई कार्रवाई हो, तो क्या इंसाफ मिला और क्या वो शख्स महज 1500 रुपये के लिए वो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन एक छोटे से मामले को, एक महज छोटे से मामले को अगर इतना लंबा समय लग रहा है, तो इसलिए एक आम जन हमेशा कोर्ट में जाने से डरता है। उसे लगता है कि बार बार चप्पल घिसना पड़ेगा, तब जाकर उसे शायद कह रहे हैं, बार बार हम शब्द इसलिए कह रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि शायद उसे इंसाफ मिल पाए, क्योंकि इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा, जब कोई चीज़ किसी चीज़ में देर हो जाती है तो कहते हैं कि वो इंसाफ नहीं रहता। तो कुछ इसी तरीके से 27 साल बाद कहाँ जो 30 का जो शख्स होगा वो 60 हो जाता है, 60 वाला 90 होता है। कोई ज़िंदा है या नहीं है, इस पर भी डिबेट का अलग मुद्दा है। तो ये केस ये रहा जो हमने आपको छोटा सा अपडेट बता दिया। लेकिन जो हमें जब हम इसे पढ़ रहे थे, जब इस पर रिसर्च कर रहे थे, तो हमें भी अचंभित करने वाला एक केस मिला जिसमें मध्य प्रदेश का एक हाईकोर्ट का मामला सामने आया। और उसमें गलती किसकी है, अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि गलती पुलिस वालों की। हम ना चाहते हुए भी कि हम कहें कि पुलिस बहुत मेहनत करती है, पुलिस लोगों के लिए काम करती है, पुलिस लोगों की मदद करती है, लेकिन आपको इस केस के बारे में जैसे हम बताएंगे आपको लगेगा कि पुलिस कितनी ज़्यादा लापरवाह है। यूपी पुलिस की आपने सुन ली कहानी, अब एमपी पुलिस की कहानी सुनिए। दरअसल एक बिमला देवी हैं, उनकी उम्र 56 साल है। वो अप्रैल 2005 में उनके 3 बेटे, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, बालकृष्ण, काली और जो उनका तीसरा बेटा है खुशहाली राम, इन तीनों को 22 अप्रैल 2005 को पुलिस जबरन उठा के लेके जाती है। कहती कि हम किसी चीज़ पे जांच कर रहे हैं, जांच में कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद दोनों बेटे बालकृष्ण और काली को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो तीसरा बेटा था खुशहाली राम वो जेल से बाहर नहीं आता। अब कुछ दिनों बाद जो बिमला देवी हैं वो एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ती हैं और उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि मध्य प्रदेश पुलिस ने एक डकैत को मार गिराया है, और ये जो डकैत है इनामी डकैत है, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा रुपए रखे थे, हो सकते अच्छे खासे रुपए हों, जिसके बदौलत जिन्होंने भी एनकाउंटर किया हो उन्हें प्राइज मनी मिला हो। और कहा गया कि मैं डकैत का नाम भी आपको बता दूं, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है और कैसे किसी को फंसा सकती है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। दरअसल इसका नाम रखा गया कालिया, जिसके बेटे को मारा इन्होंने, और कहा गया ब्रिज किशोर ये एक डकैत है, ये उसका साथी था और इसे मारना ज़रूरी था। नाम क्या है उसका, खुशहाली राम। उसे बताया गया कि ये कालिया है जो एक डकैत का साथी है। जब तस्वीर छपी, तस्वीर में फोटो थी, फोटो देखकर माँ को लगा कि ये तो मेरा बेटा है, और मेरा बेटा डकैतों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, और ये तो पुलिस कस्टडी में था, अचानक इसकी मौत कैसे होगी जंगलों के बीच में। और ये अपने आप में एक सवालिया निशान था। माँ वकील के साथ, अपने 2 बेटों के साथ कोर्ट पहुंचती है, बताती है कि जज साहब ये तो सरासर गलत है, आप ये सारे सबूत देखिए, कोई कनेक्शन ही नहीं बैठता। जज साहब पूरी चीज़ें करवाते हैं तो पता लगता है कि जो कालिया नाम का जो डकैत है, जो साथी है एक डकैत का, वो दरअसल एक डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर बंद है, मतलब वो तो बाहर भी नहीं है। और जिस शख्स को न्यूज़पेपर में दिखाया गया कि एक डकैत का साथी जिसे हमने मार गिराया है, वो दरअसल जेल के अंदर ही बंद था। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइज मनी के लिए एमपी पुलिस ने उस वक्त उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया और बता दिया कि एक आम नागरिक डकैत था। बात यहाँ तक तो साफ हो चुकी थी।
फिर जब जो जिला मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये जो पुलिस ने जो कार्यशैली की है इस पर हम जांच करेंगे और 20,000 रुपये जुर्माना या कहें स्टेट को, मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कहा गया कि आप इन्हें हर्जाने के तौर पे दीजिए और इन अफसरों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 2005 का वाकया था और 2007 तक 2 साल लगे इस फैसले को यहाँ तक पहुँचने में। आज क्या है, 2024 है। लगभग आप कहें तो 17 साल इधर ले लीजिए और लगभग 3 इधर और 7 इधर, 17 साल हो चुके हैं। हाल ही में ये पता लगा कि अब तक ना ही बिमला देवी को कोई पैसे मिले हैं, ना ही जो अफसर हैं जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी होती है, क्लोजर मतलब कि ठीक है अब इस केस को बंद किया जाता है, जो भी फैसला आएगा उस पर देखा जाएगा, उसके बाद भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं दाखिल होते, मतलब केस बंद ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं बंद हो रहा? क्योंकि उस वक्त के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वीरेंद्र कुमार मिश्रा, जो इस वक्त एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दतिया में पोस्टेड हैं, कहा गया कि ये कोर्ट में पेश ही नहीं हो पा रहे ताकि जो इनके बयान के आधार पर ये साबित हो पाए कि भैया ये इनको एनकाउंटर में जो फेक एनकाउंटर है या असली एनकाउंटर है, इन्हें पुलिस ने क्यों मारा, कैसे मारा, इस बात में पुलिस की तरफ से कोई इकबालिया बयान वो जो एसपी साहब है वही दे सकते हैं, लेकिन वो पिछले 12 सालों से कोर्ट में आना ही नहीं चाह रहे हैं। अब हम जानते हैं कि भैया जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस है उन्हें पूरे जिले का कार्यभार होता है, महज 1 या 2 दिन अगर समय निकाल कर वहां चले जाएंगे तो एक आम माँ को या जो जिसका बच्चा मरा है उसकी माँ को इंसाफ मिल सकता है। लेकिन पिछले 12 सालों में अगर कोई एसपी एक गवाही देने नहीं जा पा रहा है तो इस पर सवाल उठाना बनता है। जब जज साहब ने भी इस केस के बारे में सुना तो उन्होंने स्टेट पर 1 लाख रुपए का हर्जाने को कहा है कि पुलिस जिस तरीके से रवैया अपना रही है, इस केस को खींचते हुए जा रही है, और उस एसपी को भी इस यहाँ पर आके बयान देना चाहिए था। क्यों एसपी साहब नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्हें आना चाहिए था। इस इनएक्शन पर, पुलिस के इनएक्शन पर मध्य प्रदेश सरकार पर अब 1 लाख रुपए लगा दिया गया है। अब पहले ही 20,000 रुपए नहीं मिल रहे थे, अब 1 लाख रुपए इसको पाने में लगभग मुझे लगता है 100 साल बीत जाएंगे। अब बिमला देवी जिसकी उम्र 56 साल है, उन्हें ना अपने बेटे का इंसाफ मिल पाया, ना पैसों से कोई मदद मिल पाई, लेकिन कोर्ट में चप्पल घिस कर उनकी हालत खराब हो गई है, उनकी उम्र निकल गई है। लेकिन जिन अफसरों ने एनकाउंटर किया उनकी प्रमोशन मिला, उन्हें इनाम मिला, उन्हें वाहवाही मिली, न्यूज़पेपर में उनकी तस्वीरें छप गई, लेकिन एक जान जो चली गई, एक साधारण इंसान की, एक साधारण माँ की बच्ची की जान चली गई, उसकी पैरवी करने वाला, उसके बारे में जानकारी लेने वाला कोई नहीं है। अब इस पर सरकार क्या जवाब देगी, इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये पूरा मामला ठप पड़ा है और हमने ये सारे मामले आपको इसलिए बताए कि ये कोर्ट का चाहे मैटर हो या चाहे पुलिस का मैटर हो, चाहे सरकारी मैटर हो, लोग देखिए कि किस तरीके से लोग इसमें फंसते हुए चले जाते हैं। लोग आपको कागजों में घुमाते हुए चले जाते हैं, लोग उसमें पिसते हुए अपनी जिंदगी पूरी खत्म कर देते हैं। तो हमें लगा कि हम जब इस पर रिसर्च कर रहे थे कि हमें लगा कि आप तक भी छोटी छोटी केसेस आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये केसेस थोड़े से हटकर हैं, रेगुलर क्राइम से हटकर हैं, और किस तरीके से बैलगाड़ी की रफ्तार पर हमारी जो केस है, पुलिस रवैया है वो भाग रही है, ये आप तक पहुंचाना जरूरी था।